हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है रिजॉल्विंग पावर। अगर आपने देखा होगा कि कोई वेवलेंथ जो है बहुत पास पास है या नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटे साइज के होते हैं उनको हम आसानी से नेकेड आई से नहीं देख सकते, या जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर होते हैं उनको भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम ग्रेटिंग या प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं टू सी द डिफ्रैक्शन पैटर्न इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर रिजॉल्व हम कब कर पाएंगे, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, या कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व होने की कंडीशन क्या है। तो अगर मैं ये बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो काफी फार है, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि सन या कोई प्लैनेट हमें देखना है, तो हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप। उसका फोकल लेंथ वगैरह काफी साइज के होना चाहिए ताकि कि वी कैन एबल टू ऑब्जर्व। ठीक है, इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी हम नहीं देख सकते। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि जब आपने प्रिज्म का इस्तेमाल किया हो या ग्रेटिंग का इस्तेमाल किया हो, तो आपको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमने सोडियम लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि सोडियम लाइट सोर्स जो होती है उसकी दो वेवलेंथ होती है, 5890 एंड 5890। इट इज अप्रोक्सीमेटली मेल। तो हम ये दो सेपरेट वेवलेंथ है बहुत पास पास, उनको कब देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या हुआ, वो किसी इंस्ट्रूमेंट का वो पावर जिससे कि हम दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उनको मैं देख सकूं, या जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनको रिजॉल्व करके मैं देख सकूं, क्लियरली विजिबल हो पाए मुझे। ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के ऊपर। तो अगर मैं बोलूं रिजॉल्विंग पावर क्या है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे आपका टेलीस्कोप हो गया या माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, जिनके कारण जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, दो नियर बाय चीजों को बहुत पास में है तो भी मैं उनको रिजॉल्व करके देख सकूं, या दूर है तो भी रिजॉल्व करके प्रॉपरली देख सकूं। तो रेले ने एक क्राइटेरिया दिया था जिसे हम कहते हैं रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। आप देखेंगे यहाँ पे हमने तीन अलग अलग कंडीशन निकाल के रखी हुई है। तो अगर मैंने माना कि पहली कंडीशन ऐसी है जिसमें मेरे पास दो वेवलेंथ है जिनका वेवलेंथ डिफरेंस अच्छा खासा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये उसका प्रिंसिपल पहली वेवलेंथ है, उसका प्रिंसिपल मैक्सिमा लैम्डा वन का है, मैंने वेवलेंथ लैम्डा वन, उसका प्रिंसिपल मैक्सिमा ये मिल रहा है और ये मिनिमास मिल रहा है। ठीक है, और ये लैम्डा टू है जिसका ये मिनिमास मिल रहा है। दे कैन बी इजीली बी सेपरेटेबल। ठीक है, क्योंकि इनका वेवलेंथ में काफी अंतर वी कैन सी इट। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन है कि जहां पर आपका वेवलेंथ नियर बाय है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह रही थी आपसे सोडियम लाइट सोर्स जिसका वेवलेंथ कितना है 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम है। अब इतनी पास वाली वेवलेंथ अब मैं कब रिजॉल्व करके देख सकूंगी, जब आपका पहले का मैक्सिमम, मतलब अगर मैं लैम्डा वन इसे कह रही हूं तो इसका लैम्डा वन और ये लैम्डा टू है, अगर और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डी लैम्डा मैंने कह लिया, या 6 आर्मस्ट्रांग एग्जांपल के तौर पे। तो इसका प्रिंसिपल मैक्सिमा पर दूसरे वाले का क्या फॉल होना चाहिए, मिनिमा फॉल हो रहा। देखिए, आप अगर डायग्राम में ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर ऐसा हर बार हो रहा है, जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ का सेपरेशन अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं कि रेड कलर की लाइट है, येलो कलर की लाइट है, उनका वेवलेंथ अलग अलग है। तो ऑब्वियसली बात है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा क्लियरली हम सेपरेट करके देख पा रहे हैं। पर अगर नियर बाय वेवलेंथ है तो रिजॉल्व कब कर पाएगा इंस्ट्रूमेंट, जब पहले वाले के प्रिंसिपल मैक्सिमा पर दूसरे वाले का मिनिमा फॉल हो रहा हो, एंड वाइस वर्सा, मतलब लैम्डा वन के मैक्सिमा पर लैम्डा टू का मिनिमा आना चाहिए, इसी तरह से लैम्डा टू के मैक्सिमा पर लैम्डा वन का मिनिमा फॉल होना चाहिए। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये मेरा क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और आपको ये कर्व में डिप फॉर्मेशन दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब ये डिप फॉर्मेशन होगा तभी मैं क्या कर पाऊंगी, ये दोनों वेवलेंथ को सेपरेट करके, या आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तब आप क्या करेंगे, ये इन दोनों को सेपरेटली देख पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें कि और क्लोज आ गई वेवलेंथ, बहुत पास पास है और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जा रही है, तो क्या होगा, वी आर नॉट एबल टू जस्ट, ये कंडीशन कहलाती है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। क्या कहलाती है, ये तो रिजॉल्व हो गया, ये कहलाती है जस्ट रिजॉल्व।
कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर वो रिजॉल्व होना शुरू हुआ है, जस्ट रिजॉल्व कंडीशन। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो क्या हुआ, ये और पास आ गई एंड इट विल सुपर इम्पोज। तो अब क्या होगा, मुझे एक ब्रॉड बैंड जैसा दिखेगा, दो सेपरेट ना दिखते हुए क्या दिखेगा, जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उस कारण से ये डिफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। और रिजल्टेंट कैसा मिलेगा, मुझे एक चौड़ा सा बैंड मुझे मिलेगा। ठीक है, जो क्योंकि क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर, मतलब एक का डिप दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है, इस कारण से ये काफी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं। तो अगर वेवलेंथ बहुत पास पास आ जाते हैं, काफी कम अंतर है एज कम्पेयर टू दिस वन, तब क्या होगा, आपका यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरह से बनेगा और हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी दो सेपरेट वेवलेंथ को हम देख नहीं पाएंगे। तो इसे हम कहते हैं रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन, कि कब हम दो नियर बाय वेवलेंथ को भी हम, या नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी हम कब देख पा रहे हैं। हम ये डिफ्रैक्शन के पैटर्न के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो अगर आपने ग्रेटिंग का यूज करा है, आपने प्रिज्म का यूज करा है, ग्रेटिंग लगा के हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देख सकते हैं। तो अब हम कंडीशन देखेंगे आगे की उसमें कि किस तरह से ग्रेटिंग से हम रिजॉल्व कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।